हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सैलरी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कवर अप कर रखे हैं। 32 33 तक आई थिंक कवर अप हो चुके हैं लास्ट वीडियोस में, 34 तक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने ना आप लोगों को एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में एक सेक्शन बताया था कि जो डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 80C उसको हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको मैं वो पॉइंट जब वो टॉपिक करवाऊंगी तो तब बताऊंगी, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चन में वो पॉइंट है। सो पहले हम लोग उस टॉपिक को अंडरस्टूड करेंगे इस वीडियो में, एंड देन उसके बाद अगर ये वीडियो छोटी रही तो इसमें एक दो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज आपको आपकी स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C आउट ऑफ GTI। तो इस टॉपिक के अंदर गाइज हम लोग सिर्फ वही पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में जो मोस्टली हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होते हैं। सारे पॉइंट्स मैं नहीं उठाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में से हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितने भी पॉइंट्स करेंगे अगर वो थ्योरी बेस भी आप जितने करते हो उतने भी पेपर में लिखाते हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो थ्योरी बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें से। ठीक है, तो रीड आउट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो 80C सेक्शन है इसके अंदर डिडक्शंस कैसे होती हैं। दिस डिडक्शन शैल बी एडमाइजेबल ओनली टू एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल। ये जो डिडक्शंस है सिर्फ असेसी के लिए होती हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल है चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो अमाउंट है डिडक्शन का, अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल बी द एक्चुअल अमाउंट। यहाँ तो वो अमाउंट कौन सा होगा जो आपने एक्चुअल अमाउंट पे किया है, एक्चुअल अमाउंट पे, और यहाँ डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या आपने डिपॉजिट किया है प्रिस्क्राइब उस किसी भी सेविंग स्कीम में, या 1,50,000 विच एवर इज़ लेस। दोनों में से जो भी लेस होगा, या तो जो आपने डिपॉजिट करवाया वो, जैसे पर मंथ आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो पूरे साल का वो कितना बन रहा है, ठीक है, या 1,50,000, दोनों में से जो भी लेस होगा वो अमाउंट आपका डिडक्ट होएगा इन सच सेविंग स्कीम्स, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे जो सेविंग स्कीम्स हैं। तो अगर आप लोग उनके सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपके इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो 1,50,000 तक का अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होगा, जिसके ऊपर टैक्स नहीं आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर वो 1,50,000 से जितना बढ़ जाता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 1,50,000 तक की डिडक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वालिफाई अमाउंट जिसके ऊपर डिडक्शंस लगती हैं। एम्प्लॉई और असेसी जो खुद कंट्रीब्यूशन करता है, जो एम्प्लॉई खुद कंट्रीब्यूशन नहीं करता प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इन सारी प्रोविडेंट फंड्स में जो एम्प्लॉई खुद, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉई खुद प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्ट करता है, जो अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो फुल्ली क्वालिफाइड है, ठीक है। अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कर रहा है तो वो मतलब जितना मर्जी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, बस आपकी डिडक्शन 1,50,00,000 तक आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, जिसके ऊपर टैक्स नहीं अप्लाई होगा। अगर उसके ऊपर आपका अमाउंट सेविंग चली जाती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी फुल्ली क्वालिफाई है। ये आप लोग किसके लिए कर सकते हो, नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड एनी चिल्ड्रन, ठीक है, आप इनके लिए कर सकते हो इस प्रोविडेंट फंड को। और जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है डज नॉट क्वालिफाई, ये हमारा क्वालिफाई नहीं है। इसमें आप लोग ये नहीं है कि इन्वेस्ट करते रहोगे, इसमें एक लिमिट होती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे देखिए, एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय टुवर्ड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड फुल्ली क्वालिफाई। अगर कोई एम्प्लॉय सुपर एनुएशन फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो भी फुल्ली क्वालिफाई है। देखिए जैसे आपका कोई अमाउंट है, आपने कोई इन्वेस्ट किया है सुपर एनुएशन फंड में तो वो फुल्ली क्वालिफाई है, मतलब आप लोग इन्वेस्ट जितना चाहो उतना कर सकते हो, बस आपका डिडक्शन 1,50,000 तक की है, वो हम लोगों ने ऊपर देखी थी, ठीक है जी। आफ्टर दैट अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, आपको जो क्वेश्चंस में गाइज बेसिकली पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं ना वो ये वाले होंगे। सुपर जो हमारे
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड्स वाले हैं, ये हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के आपको देखने को मिल सकते हैं, और आगे मैं बताती हूँ जो रीड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस वाले में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे बाय एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर टू अश्योर लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो एम्प्लॉय पे करे चाहे वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो लाइफ तो एम्प्लॉय की अश्योर हो रही है ना, या उसके बच्चों की या उसकी फैमिली की, ठीक है। शैल क्वालिफाई अप टू एक्चुअल प्रीमियम पे और 20% ऑफ सम अश्योर्ड विच एवर इज लेस। अब ये कैसे क्वालिफाई होएगा, अप टू एक्चुअल प्रीमियम, या तो जो पे किया है वो, या उसके ऊपर 20% ऑफ सम, ठीक है, जो एक्चुअल प्रीमियम पे किया है वो, या उसके ऊपर 20%, विच एवर इज लेस। सम अश्योर्ड विल नॉट इंक्लूड बोनस और एनी प्रीमियम अग्री टू बी रिटर्न। अब देखो, इसको मैं आपको समझने के लिए एक बहुत बेस्ट वे दिखा रही हूँ। अब देखिए, आपको ये चार्ट शो हो रहा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड। तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट कर रहे हैं। अब उसके अंदर बेसिकली है क्या, अगर तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इशू हुई है 1/4/2012 से पहले, तो जो आपने एक्चुअल अमाउंट पे किया है, या 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, जो आपकी कैपिटल जुड़ी उसके ऊपर 20%, जो भी उन दोनों में से विच एवर इज लेस होगा, वो अमाउंट होगा आपका डिडक्शन वाला, डिडक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं अप्लाई होएगा। फिर उसके बाद फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपकी इशू हुई है आफ्टर 1/4/2012, इस डेट के बाद, ये थी इस डेट से अगर पहले इशू हुई है तो 20%, अगर इस डेट के बाद इशू हुई है तो वो ही एक्चुअल जो कैपिटल पे लगना था अमाउंट 10% लगेगा, और दोनों में से जो लेस विच एवर इज लेस होगा वो आपकी डिडक्शन हो जाएगी। और फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2013, 1/4/2013 के बाद ऑन दी लाइफ ऑफ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन डिसेबल है या डिसीज है तो उसको जो एक्चुअल प्रीमियम वो पे कर रहा है वो, या 15% ऑफ एक्चुअल विच एवर इज लेस, वो अमाउंट हम लोग डिडक्ट कर देंगे इन केस अगर पर्सन डिसेबल है या उसको कोई डिसीज है तो, ठीक है। और ये कब अप्लाई हुआ था, 1/4/2013 के बाद आया है ये केस, ये इसके बाद 1/4/2012 के बाद ये अप्लाई, नॉर्मल पर्सन्स के ऊपर ये अप्लाई हो गया है, और अगर कोई डिसेबल और डिसीज़ है वो 2013 में उनके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग डिडक्शंस लगेंगी अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे जो लिख रखा है आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप लोग वो टेबल के थ्रू इजी रहेगा समझना। देखिए यहाँ पे लिख रखा है फॉर अ पर्सन सफरिंग डिसेबल डिसीज प्रीमियम शैल बी क्वालिफाई, तो वही चीज़ है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। आफ्टर दैट क्या है, अमाउंट अगर आप लोग कोई डिपॉजिट करते हो सुकन्या समृद्धि अकाउंट, मतलब किसी भी गर्ल के नेम से कोई फंड है, ठीक है, तो वो आपका फुल्ली डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, जितना भी अमाउंट आप लोगों ने उसमें किया है इन्वेस्ट, फुल्ली डिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल और हफ विद यूटीआई और एलआईसी अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपको फुल्ली क्वालिफाई, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSE 7 इशू फुल्ली क्वालिफाई, अगर आप लोग NSE 8 में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी फुल्ली क्वालिफाई, आप जितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई आपके ऊपर ये नहीं कि आपको नहीं करनी है। एक पॉइंट इसमें आता है ELSS, इसके अंदर भी यही है, आप लोग जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, ये हमारी फुल्ली क्वालिफाई होएगी जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगला क्या है, एनी अमाउंट पे टू LIC अंडर न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन धारा 1 और न्यू जीवन अक्षय 1, न्यू जीवन अक्षय 2 प्लान्स, ये कोई प्लान्स है जैसे स्कीम्स निकालती हैं कंपनी, अगर आप इनके अंदर भी इन्वेस्ट करते हो तो ये भी फुल्ली क्वालिफाई है, आप जितना चाहो उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बस आपकी जो डिडक्शन है वो 1,50,000 तक की है, याद रखिएगा। एनी अमाउंट डिपॉजिट विद म्यूचुअल फंड अंडर अ स्कीम ऑफ पेंशन फंड दैट इज़ UTI रिटायरमेंट पेंशन फंड शैल फुल्ली क्वालिफाई, जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फुल्ली क्वालिफाई है। एनी अमाउंट डिपॉजिट विद नेशनलाइज बैंक, ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जो मैं आपको समझा रही हूँ और जो जिनका यूज़ बेसिकली क्वेश्चंस में होता है, बट जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना इनके, आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस लगेंगे और इजीली निकल जाएंगे वो क्वेश्चन बिना इनकी हेल्प से, क्योंकि ये अमाउंट हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। देखिए पहले पॉइंट्स थोड़े रह गए, समझ लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, एनी पॉइंट अगर आप अमाउंट रीपे करते हो हाउस बिल्डिंग लोन लेने के लिए गवर्नमेंट को LIC बैंक्स के थ्रू, ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ फुल प्राइस और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्राइस हाउस परचेज के लिए फ्रॉम गवर्नमेंट और एन अप्रूव्ड एजेंसी शैल क्वालिफाई, एक्चुअल अमाउंट जो आपने रीपे करना है तो वो आपका फुल्ली क्वालिफाई हो जाएगा अंडर डिडक्शन सेक्शन 80C
तो ये फुली डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग एनी अमाउंट पे करते हो ट्यूशन फीस का, उसमें से एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट टुवर्ड एनी डिपार्टमेंट फीस, डोनेशन, रीपेमेंट सिमिलर नेचर वेदर एट द टाइम ऑफ, अब देखो एनी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सिचुएटेड हैं इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ फुल टाइम ऑफ एजुकेशन एनी टू चिल्ड्रंस को आप लोग एजुकेशन दिलवा सकते हो अपने। ये तो हम लोगों ने डिडक्शन पहले ही कर रखी है, हमें पता ही है। अगर हमें कोई डिडक्शन एजुकेशन से रिलेटेड मिल रही है तो हमें 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम एग्जाम्पशन होती है, तो वही लिख रखा है। फुल टाइम एजुकेशन दिलवा रहे हो तो 2 चिल्ड्रंस ऑफ एन इंडिविजुअल द अमाउंट शैल क्वालिफाई अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड एक्चुअल अमाउंट पे टू ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रंस ओनली। सिर्फ 2 चिल्ड्रंस के लिए हो सकता है और एक्चुअल अमाउंट देखना पड़ेगा। Any amount as subscription to any unit of any mutual fund in case such unit scheme or mutual fund is notified by CBDT, the amount so invested shall qualify for deduction. The amount so invested is on which deduction is claimed shall not qualify. ये भी सिंपली उन्होंने ये बता रखा है कि आपके अगर कोई अमाउंट, अगर आप इसमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड्स में हो गए, सब्सक्रिप्शन यूनिट्स, इक्विटी शेयर्स वगैरह में, तो आपको वो भी डिडक्शन हो जाएंगे अंडर सेक्शन फुल्ली क्वालिफाई है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टर्म डिपॉजिट्स विद शेड्यूल बैंक फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 5 years एज पर द स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप टर्म डिपॉजिट करते हो शेड्यूल बैंक्स में, वो भी 5 year के ड्यूरेशन टाइम पीरियड के अंदर, तो वो भी फुल्ली क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हो टाइम डिपॉजिट रूल्स में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो वो भी आपका पूरी तरह से मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ये पॉइंट्स आएंगे तो हम लोग इनको देखते जाएंगे, तो हमें करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बेसिकली जो मुझे समझाना था, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C के अंदर क्या पॉइंट आते हैं, कि आपको बेसिकली देखना है कि ऐसे कौन सी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो रही है जो आपको नहीं लेनी है, तो उनकी ट्रीटमेंट बहुत ईजिली हो जाएगी। गाइज मैं आपको इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाती हूँ, आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 34 क्वेश्चन तक कवर अप किए थे, इस वीडियो में हम लोग 35th क्वेश्चन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 35th क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले 35th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कंप्यूट हिज सैलरी इनकम। अब हमें पहले बेसिक सैलरी गिवन है 25,000 की, तो हम लोग बेसिक सैलरी डाल देंगे अपनी 25,000 इंटू 12 करके 3 लाख की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डीएनएस अलाउंस गिवन है हमें 5,000 पर मंथ है, बट 3,000 पर मंथ एंटर इनटू पे फॉर सर्विसेज बेनिफिट। इसका आगे बहुत बड़ा रोल है डीएनएस अलाउंस का, तो आपको ध्यान से समझनी है आगे जाके। ठीक है, अभी के लिए डीएनएस अलाउंस 5,000 इंटू 12 करके 60,000 फुल लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमें बोनस 20,000 का गिवन डाल दिया। उसके बाद हमें गिवन है सैलरी इन लीव ऑफ पास्ट अक्यूमुलेटेड लीव। पास्ट की जो लीव्स के लिए हमें सैलरी मिली है 15,000, वो भी हमारी एक तरह से पर्क मिला है हमें। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिली है 1,500 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस डाल दी हम लोगों ने 18,000। अब देखो जो नीचे पहले जो हमने पिछली डिडक्शंस कर रखी हैं इस वीडियो में जो की हैं, वो नहीं जो इससे पहले कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिडक्शंस 3 करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कब करते हैं, डिडक्शन कब करते हैं, जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रखा कि वो गवर्नमेंट है या नहीं, तो हम लोग प्राइवेट अज्यूम करेंगे और एंटरटेनमेंट अलाउंस को नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीइम्ब्यूजमेंट ऑफ कन्वेंस एक्सपेंडिचर इंकर इन दी परफॉर्मेंस। उसके बाद उसको रीइम्ब्यूजमेंट कन्वेंस के एक्सपेंडिचर मिले हैं जो कि उसने सारे के सारे कहाँ स्पेंड किए हैं, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में। 1,500 पर मंथ है, बट उसने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में स्पेंड किए, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद जो फर्निश्ड वाला पॉइंट है इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद देखो क्लब बिल पे बाय द एम्प्लॉयर 7,200 क्लब बिल पे किया उसने। ठीक है, 7,200 का आ गया। उसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 13% ईच ऑफ सैलरी, 13% में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब देखो यहाँ पे आपने कैसे लेना है, आपके पास जो बेसिक सैलरी थी आपकी, आपको स्टेटमेंट ऊपर दिख रही है, देखो बेसिक सैलरी थी आपकी 25,000 पर मंथ, और डीएनएस अलाउंस जो 5,000 पर मंथ थी और 3,000 जो हुई थी एंटर। जब आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड निकालना है तो आपने जो सैलरी आपकी जितना अमाउंट एंटर हुआ है वो लेना है। जब आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड निकालना है, जितना अमाउंट आपका डीएनएस अलाउंस का एंटर हुआ है वो अमाउंट आपने लेना है। तो 25,000 प्लस 3,000 इंटू 12 करके आ जाएगा आपका 3,36,000।
और उसके बाद क्या है इसके ऊपर आपने लेना है 13%, जो वो बोल रहे हैं 13% ऑफ सैलरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड उसने पे किया है 4,36,000, ठीक है 40,000 आ गया, 43,000 आपका अमाउंट आ गया। उसके बाद इसमें से 12% आपका एग्जम्पशन है। ये तो बहुत पुराने पॉइंट्स हमने पिछले सारे क्वेश्चंस में कवर अप किए हैं, बट ये जो डियरनेस अलाउंस का पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना अमाउंट आपका एंटर हुआ है जब आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सैलरी निकालनी है, तो आपने सिर्फ एंटर वाला अमाउंट लेना है डियरनेस अलाउंस का, और जितना एंटर नहीं हुआ है वो भी आगे लेना है, वो बताती हूँ कहाँ पे लेना है अभी, ठीक है। इसमें आपने 12% एग्जाम्प्ट कर देना है इसमें से, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा 3360, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो चुकी है। उसके बाद क्या गिवन है जी, हमें रीइंब्यूसमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ नोटिफाइड डिसीज 20,000। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हॉस्पिटल है वो अप्रूव्ड है, हॉस्पिटल जो है वो अप्रूव्ड है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, जो ऐसा हॉस्पिटल है जिसको कंपनी ने अप्रूव किया हुआ है कि अगर हमें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है तो इस हॉस्पिटल से अगर हम लोग लेते हैं, कंपनी ने अप्रूव कर दिया हुआ है, तो हमें मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी पे करेगी और वो फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे, हमें कोई भी उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ स्पेसिफिकली लिखा है कि वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड है, सो वो 20,000 का हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन से अमाउंट्स लेते हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने टैक्स अप्लाई होना है, जो वैल्यू हमारी टैक्सेबल है, ठीक है। अब देखो नीचे क्या आ गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी हम लोगों ने पीछे डिडक्शंस की थी, उसके अंदर हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस का प्लान किया था ना, कि वो अगर 1-2 डेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं कि इतने % वो खुद विच एवर इज लेस है ना, तो अब देखो ये खुद की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, वाइफ की करवा रहा है, उसके मेजर सन की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, और ये वो खुद ही अमाउंट पे कर रहा है, एम्प्लॉय ही पे कर रहा है, खुद की इंश्योरेंस करवा रहा है। तो हमने पीछे क्या देखा था, अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर हम लोगों ने इसको पॉइंट को देखा ना था कि ये फुल्ली डिडक्ट होएंगी अगर ये 1,50,000 के नियर बाय होएंगी। तो देखिए विच एवर इज लेस, ये तो है ही 20,000, 15,000, 20,000, तो ये क्या हो जाएंगी जी, डिडक्ट। उसके बाद देखिए गाइस, मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ELSS। इसका भी मैंने आपको पीछे बताया था, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर इसमें भी आप लोग करते हो अमाउंट इन्वेस्ट, तो ये आपका 1,50,000 या जो भी अमाउंट लेस है उस तक डिडक्ट है, तो 20,000 है, दैट शुड बी डिडक्टेड। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 24,000 है, ये भी 1,50,000 या 24,000 विच एवर इज लेस शुड बी डिडक्टेड, तो ये भी अमाउंट डिडक्ट है, इसके अमाउंट्स हम लोगों ने नहीं लेने। हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट होती है खत्म। ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ा था, फर्निश्ड हाउस एट कंसेशनल रेंट है, जहाँ पे आपका 3,000 पर मंथ। चेन्नई पॉपुलेशन है यहाँ पे देखिए 25 लाख रुपीज़। अब पॉपुलेशन है 25 लाख रुपीज़, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे अपना पॉपुलेशन वाला केस। पॉपुलेशन वाली वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसमें पॉपुलेशन वाले का पूरा एक चार्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको पॉपुलेशन का पॉइंट क्लियर नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या है, 15% हमारा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अप्लाई होना है इस क्वेश्चन के ऊपर, 15% लगना है, 15% लगना है हमारी सैलरी के ऊपर। अभी हमने यहाँ पे सैलरी का पॉइंट लिया था, तो हमने 3,000 लिया था। अब जब हम लोगों ने रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालनी है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो हमने 3 लाख की सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जितनी एंटर नहीं हुई है 2,000 की, जितनी एंटर नहीं हुई है 2,000 इंटू 12 करोगे 24,000 प्लस 20,000 का लेना है बोनस, ठीक है। जब हम लोगों ने रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालनी है, तो हमने डियरनेस अलाउंस वो लेनी है जितना अमाउंट एंटर नहीं हुआ है। जब हम लोग वो निकाल रहे हैं ऊपर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो एंटर वाला अमाउंट लेना है। इसके ऊपर लगाया हम लोगों ने 15%, तो आ गया 56,100। अब उसके बाद आगे क्या इसमें बोल रहे हैं कि इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है जो वो 3,50,000 की है। 3,50,000 का कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है, तो अब 10% फर्नीचर की कॉस्ट लेते हैं, तो 10% ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट कर दी हम लोगों ने 35,000। अब उसके बाद और क्या बोल रहे हैं कि जो वो घर है, देखो फर्निश्ड हाउस एट कंसेशनल रेंट, जिसका 3,000 पर मंथ पे कर रहा है एम्प्लॉई, ठीक है ना। फर्निश्ड हाउस मिला है उसको, कंसेशन रेंट 3,000 पर मंथ पे बाय एम्प्लॉई इन चेन्नई, फेयर रेंटल वैल्यू उसकी 6,500, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इतनी है, सैलरी गार्डनर की इतनी है। अब जो फर्निश्ड हाउस उसको मिला है, उसका फर्नीचर का, जैसे फर्नीचर उसको टोटल 3,50,000 का मिला है,
फर्नीचर उसको टोटल 3,50,000 का मिला है, जिसका 10% हम लोगों ने फर्नीचर का लेना होता है, दैट विल बी 35,000। तो 35,000 का फर्नीचर था उसको, और एम्प्लॉय उस फर्नीचर के लिए, फर्निश्ड हाउस के लिए 36,000 पे कर रहा है, तो दैट शुड 1,000 हमारा माइनस में आ गया। तो 56,100 में से 1,000 गया तो 55,100 आ गया हम लोगों का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, पहले आप लोगों ने सिंपली सैलरी ली, उसके ऊपर 15% ये अमाउंट आ गया। उसके बाद हम लोगों ने 10% हमें फर्नीचर का लेना होता है, 3,50,000 का फर्नीचर हमें एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका 10% 35,000। बट हम लोग उसी फर्नीचर के लिए कितना पे कर रहे हैं, एम्प्लॉई पे कर रहा है, जो वो अमाउंट डिडक्ट करनी होती है ना, तो एम्प्लॉई पे कर रहा है 36,000, माइनस करके आ गया 1,000, माइनस वैल्यू है तो इसमें से भी माइनस होगी, 55,100 आ गया आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट होती है ख़त्म। अब अप्लाई करेंगे हम लोग हमारी डिडक्शंस, तो इसमें एक ही डिडक्शन है, दैट शुड बी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, जो हमारी अप्लाई होती ही होती है हर क्वेश्चन में। ये तो मैंने पिछली 3 वीडियोज़ में अपने यही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है डिडक्शंस वाला, तो वो वाली डिडक्शंस दूसरी हैं। जो इस वीडियो में हमने डिडक्शंस की उनके लिए ये नीचे वाले 4 पॉइंट्स थे, जो लास्ट में 3 पॉइंट्स कवर अप हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS और जो कंट्रीब्यूट करा है उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, ये वाले थे हमारे आज की डिडक्शन से रिलेटेड। ये वाली डिडक्शंस हम लोगों ने जिस वीडियो में कवर अप की हैं, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो गाइज ऐसे ही करके क्वेश्चन का आपका आ जाएगा आंसर, ये वैल्यू माइनस में जाएगी, ठीक है, डिडक्शन है तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस माइनस करने के बाद। तो आई होप गाइज आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन जो मैंने कराने की कोशिश की है, टॉपिक मेन जो क्लियर करवाने की कोशिश की है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही अगर कोई डिडक्शन का पॉइंट आपको क्वेश्चन में लिखा आता है, तो अगर वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के अंदर है तो आपने उसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि मान लें 50,000 तक तो वो हमारा डिडक्ट होना है, और अब हमें यहाँ पे अमाउंट्स आ रहे हैं 20,000 15,000, तो दैट शुड बी एग्जाम्ड। अगर वो मान लें 50,000 से अबव जाता है अमाउंट, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलेंगे आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे क्वेश्चंस कवर करेंगे।